जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अब खोल दिया गया है। आपको बताएं, लामबगड़ के पास हाईवे बंद था। बारिश के बाद लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद पड़ा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि हाईवे को खोल लिया गया है। लगातार प्रयास के बाद इस हाईवे को खोल दिया गया है। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि लामबगड़ के पास बंद था, भूस्खलन की वजह से भारी मलबा आकर के हाईवे पर इकट्ठा हो गया। अब खबर आ रही है कि इस मलबे को हटा लिया गया है। खबर जोशीमठ से है। फूलों की घाटी पर बारिश का असर हुआ है। बारिश के कारण पर्यटकों को घांगरिया में ही रोका गया है। बामरधौड़ और द्वारीपेरा ये दोनों पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। बामरधौड़ और द्वारीपेरा ये पैदल मार्ग है, ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस वजह से फूलों की घाटी की ओर बढ़ने वाले पर्यटकों को रोका गया है घंघरिया में। तो देखिए, खराब मौसम की वजह से फूलों की घाटी का दीदार करने निकले तमाम पर्यटकों को बीच पड़ाव में रोका गया है। घंघरिया पड़ाव है जहां पर रोका गया है। भारी बारिश और भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा को रोक दिया गया है। घांगरिया पर इन दोनों जगह जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। घांगरिया से हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर है, तो वहीं घांगरिया से फूलों की घाटी की बात करें तो 4 किलोमीटर की दूरी है। कल देर शाम से यहाँ पर झमाझम बारिश के साथ ही भारी बर्फबारी भी हो रही है। हेमकुंड साहिब में तकरीबन 1.5 से 2 फीट की बर्फ भी जम चुकी है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस यात्रा को रोका गया है। वहीं फूलों की घाटी जाने वाले यात्रियों को भी इस वजह से रोका गया क्योंकि कल शाम को ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पर वॉश आउट हुआ था और 2 सड़क मार्ग जो हैं पूरी तरीके से अभी टूटे हुए हैं, जिनको खोलने का और उन्हें सुचारू करने का काम लगातार जारी है। ऐसे में हेमकुंड साहिब की तरफ जाने वाले यात्रियों की अगर बात करें तो तकरीबन 1500 के करीब यात्रियों को रोका गया है। वहीं फूलों की घाटी जाने वाले यात्रियों की बात करें तो 150 से 200 यात्री हैं जिनको घांगरिया में रोका गया है। अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इन सड़क मार्ग को खुलने में और बर्फ को हटाने में काफ़ी देर हो सकती है। ऐसे में जो यात्री घांगरिया में रोके गए हैं उनको अब कल ही फूलों की घाटी का दीदार और हेमकुंड साहिब की यात्रा का मौका मिल सकेगा। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। जोशीमठ से खबर है जहां खराब मौसम की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी जारी है और इस वजह से यात्रा पर रोक लगानी पड़ी है। यात्रियों को हेमकुंड यात्रा पड़ाव घांगरिया पर रोका गया है। हेमकुंड साहिब में कल से ही बर्फबारी जारी है। तो देखिए, हेमकुंड साहिब में कल से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास के क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछ गई है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर मौसम खराब हुआ है, इस वजह से यात्रा को रोक दिया गया है। हेमकुंड साहिब में कुदरत का मूड कुछ ऐसे बदला कि सर्दी के जैसा नजारा हो गया। देखिए, बर्फबारी ऐसे हो रही है मानो सर्दी का मौसम हो। बर्फबारी के बाद हेमकुंड गुरुद्वारे के आसपास का पूरा क्षेत्र आप देखिए दुधिया नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के आसपास बर्फ इस कदर गिरी है कि ये पूरा इलाका सफेद हो गया है। हेमकुंड गुरुद्वारा के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है। अब हेमकुंड साहिब के आसपास की पहाड़ियों का नजारा भी देख लीजिए, ये पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। ये बर्फबारी हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, मगर बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी भी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट।
देखिए, उत्तराखंड में अगले कुछ रोज बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना ये जताई है कि पहाड़ पर भारी बारिश हो सकती है। मेघ तो बरसेंगे, मगर आपको सावधान रहना होगा। 21 जून तक चार धाम यात्रा मार्ग पर भी बारिश की संभावना है। चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग भी अलर्ट पर है। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में अच्छी बारिश हो रही है और इस बारिश ने उत्तराखंड में तपती गर्मी से लोगों को अच्छी राहत दी है। लेकिन अभी आगे अगर बात करें तो 21 जून तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है और इन जिलों में भारी बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी है। मैं देहरादून में हूँ। देहरादून में रात को झमाझम बारिश हुई, लेकिन अगर इस वक्त हम सुबह की बात करें तो सुबह अच्छी धूप देहरादून में खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि जैसे ही शाम का वक्त आएगा मौसम बदलेगा और फिर से झमाझम बारिश देहरादून में भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में उत्तराखंड में जून महीने की शुरुआत से जो गर्मी है उसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तोड़े और उसके बाद जैसे ही पिछले 3 दिनों से बारिश शुरू हुई उसके बाद जो भीषण गर्मी थी उससे एक अच्छी राहत उत्तराखंड के लोगों को मिली है। लेकिन अगर हम 3 जिलों की बात करें, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली की, तो इन 3 जिलों में चारों धाम स्थापित हैं और इन चारों धाम में इस वक्त रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ऐसे में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं को देखते हुए जिस तरीके से कुछ इलाकों में इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो पर्यटन विभाग भी इस पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और इसके साथ ही जो यात्री चार धाम में आ रहे हैं उनसे ये भी अपील की गई है कि जब भी वो यात्रा रूट पर निकलें तो पहले पुलिस से या फिर अन्य माध्यमों से या फिर टोल फ्री नंबर के माध्यम से ये जानकारी ले लें कि आगे रूट खुले हैं या फिर कोई दिक्कतें हैं। ऐसे में क्योंकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर भारी बारिश होती है तो कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और विद्युत विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। अभी 21 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद 1 से 2 दिन कुछ राहत रहेगी और 24 तारीख के बाद फिर से मौसम बदलेगा और अच्छी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए, पहाड़ पर मौसम का मिजाज कल रात से ही बदल गया है। देहरादून में बारिश हुई और सुबह से बाकी कई जगहों पर भी ये सिलसिला शुरू हो गया। हल्द्वानी में तो सुबह से ही झमाझम बारिश है। वहीं रानीखेत के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र चौबटिया में भी रात से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए कैसे हल्द्वानी में पौधे धुल गए, जहां बारिश लगातार होती रही। रानीखेत में देखिए आसमान बारिश की वजह से कैसा दिखाई दिया और देहरादून में रात से जब बारिश शुरू हुई तो कैसा माहौल था। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ होने से अब यात्रियों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। आपको बताया कि मौसम की वजह से पूरे यात्रा पर संकट था कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अब देखिए ये नीला सफेद सुंदर आसमान इस बात का प्रतीक है कि अब यात्रा कुछ दिन तक हो पाएगी या नहीं, ये तो मौसम विभाग बताएगा। लेकिन यात्रियों ने इस सफेद आसमान को देख करके राहत की सांस जरूर ली है। जिस तरीके से नीला सफेद आसमान दिखाई दे रहा है, यात्रियों को आसानी से और तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला है। रास्ते सुचारू मिलेंगे, खुले मिलेंगे। लेकिन यही अगर काले बादल छाए होते तो लोगों को एक डर सा बना रहता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, रास्ते कैसे मिलेंगे। देखिए, मुश्किल रास्तों पर चलना मौसम ने अगर साथ नहीं दिया तो और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये नीला सफेद खुला आसमान और ये सुंदर छटा तमाम यात्रियों के लिए प्रेरणादायक है कि और तेजी से वो अपने सफर पर आगे बढ़ पाते हैं। उधर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिला अधिकारियों को मानसून की तैयारी के मद्देनजर दिशा निर्देश दे दिए हैं। हर साल आने वाले मानसून सीजन में पहाड़ी जिलों में भूस्खलन से सड़कें सबसे ज्यादा बाधित होती हैं, आपदा जैसी स्थिति आती है और इन्हीं से निपटने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी को सरकारी मशीनरी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। अब जो मानसून सीज़न है ये नज़दीक है, इसमें पहले भी एक वीसी मेरे द्वारा सभी डीएम्स से ली गई है और इसमें मुख्यतः अभी हमने निर्देश ये दिए थे कि एक तो जहाँ कहाँ पे आपके सड़कें संवेदनशील हैं, जहाँ पे कि स्लाइडिंग अक्सर होती है, हर साल होती है, उसके नज़दीक जेसीबीज की तैनाती, ताकि हम कितनी जल्दी उसको खोल सकें। पहला इशू तो यही है। दूसरा, बिजली के खंभे, बिजली की तारें यहाँ से गुजरती हैं,
उन एरियाज़ की लॉपिंग, क्योंकि उससे लाइट बार बार कटती है और इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। तीसरा इशू ये था कि जो हमारे कल्वर्ट्स हैं और शहरी क्षेत्रों में जो नाले हैं इनकी सफाई, तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास रिपोर्ट्स आई है और अधिकांश कल्वर्ट्स जो कि हमारे दिक्कत कर सकते हैं उनको खोल दिया गया है। उधर उत्तरकाशी में तामाखानी सुरंग के पास गंगोत्री हाईवे पर पिछले 3 साल से डाला जा रहा कूड़ा लगातार मुसीबत बना हुआ है। अब कूड़े का ढेर इतना अधिक है कि ये सीधे जोशियाड़ा मोटर मार्ग पर गिरने लगा है। बारिश के कारण अब ये बहकर सीधे गंगा नदी में जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बेहद चिंताजनक तस्वीरें। ये कूड़े का ढेर, और ये ढेर इतना ज्यादा हो चुका है कि ये मोटर मार्ग पर गिरने लगा है और बारिश के मौसम में समझिए कि ये कूड़ा पानी के साथ मिल करके सीधे गंगा नदी में पहुंच रहा है। ये चिंता का विषय है। यहाँ पर कूड़े के ढेर से गंगा को बचाने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा, देखना होगा। उत्तराखंड में भी भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर है ये। देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई है। देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली जन शताब्दी को रद्द करना पड़ा है। भारत बंद की वजह से जन शताब्दी ट्रेन रद्द कर दी गई है। तो आपको बताएं, देहरादून में भी असर देखा जा रहा है, जहां पर देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली जन शताब्दी रद्द कर दी गई है। ट्रेनों पर सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की तस्वीरें आई, एक जनी की तस्वीरें आई। इसे देख करके एहतियातन ये बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है। इसका असर उत्तराखंड पर भी दिखाई दे रहा है। देहरादून से जन शताब्दी चल करके जो नई दिल्ली जाती है उसे रद्द करना पड़ा है। युवाओं के भारत बंद के आह्वान पर उसका असर दिखाई दे रहा है। देहरादून में जहां देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली जन शताब्दी ट्रेन रद्द कर दी गई है। भारत बंद की वजह से जन शताब्दी ट्रेन रद्द की गई है। देहरादून जन शताब्दी रद्द बताई जा रही है। कैंसिल करना पड़ा इस ट्रेन को भारत बंद को देखते हुए। तो देखिए, भारत बंद के आह्वान को देखते हुए देहरादून में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा जिले को 10 जोन 21 सेक्टर्स में बांटा गया है। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस फोर्स सुबह से ही स्टेशन पर तैनात है। अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, जिसमें देहरादून शताब्दी का भी नाम सामने आ चुका है। तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर तैनाती पुलिस फोर्स की सुबह से ज्यादा दिखाई दे रही है और ट्रेनों के रद्द होने की भी खबर आ चुकी है। ऐसे में यात्रियों को मायूस लौटना भी पड़ रहा है, लेकिन मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल तैनात हैं। ये अग्निपथ का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने काफ़ी गाड़ियों को कैंसिल किया है। देहरादून आने वाली उपासना एक्सप्रेस और जाने वाली कल की डेट में कैंसिल थी। आज जनशताब्दी को यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र कैंसिल कर दिया गया है। जहां तक यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा से संबंध है, रेलवे पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स और जीआरपी पूरी तरह से स्टेशन पर मुस्तैद है, ताकि यात्रियों को किसी सुरक्षा तथा रेलवे की संरक्षा से किसी तरह से भी खिलवाड़ न किया जा सके। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया है। कैंप कार्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसा अभी गणेश जोशी जी ने भी कहा और आप लोगों के बीच में से भी जो बात आई कि वास्तव में उत्तराखंड में जो है, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, वो कूट कूट कर भरा है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय का जिस प्रकार से आपने स्वागत किया है, और मैं एक बात और बताऊं कि मुझे आप सबके बीच में आकर ये लगता है कि मैं अपने अभिभावकों के बीच में हूँ। जब भी मैं सेना के लोगों के बीच में होता हूँ, अपनी बात रखता हूँ या उनके किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मुझे कतई नहीं लगता कि मैं कोई मुख्यमंत्री के रूप में आ रहा हूँ या मैं कोई नेता के रूप में आ रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता है मेरे सारे लोग मेरे गार्जियन हैं, मैं अपने गार्जियनों के बीच में हूँ। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी निर्णय आज तक लिए हैं, 2014 से लेकर अब तक, सारे के सारे निर्णय उन्होंने देश हित में लिए हैं। उन्होंने देश के उन लोगों के लिए निर्णय लिए हैं जो अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन सब की चिंता की है।
अगर आप सब लोगों के लिए भी देखिए तमाम निर्णय लिए हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। 1 रैंक और 1 पेंशन कितने सालों से रुका हुआ था, वो निर्णय लिया, भले ही जो है उसमें आगे चलकर और भी निर्णय होंगे, लेकिन एक निर्णय लेने का काम उन्होंने किया। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो लोग सेना में काम करते हैं उनके पैर गल जाते थे, वो बर्फ़ का कीड़ा लग जाता था, मैंने देखा था उनको। आप लोगों में से भी सबको जानते होंगे, मैंने देखा कि कई लोगों के पैर काटने की नौबत आ जाती थी। अच्छे बूट नहीं होते थे, अच्छी जैकेट नहीं होते थे, अच्छे उनके पास उपकरण नहीं होते थे। वो सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुए। देश की गरीब जनता को, देश की आम जनता को, सामान्य जनता को सुविधाएं देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। देखिए, मैं सैनिक का पुत्र होने के नाते सेना से मेरा बड़ा लगाव रहा, और मैं भी जब ये योजना आई थी तो मैं एक बात ज़रूर सोच रहा था, मैं आपको बताऊं, मैडम, यहाँ पर मैं आप लोगों को बुलाया तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसा तो नहीं कि अब ये अग्निवीर आ गया तो वो जो हमारी पूरी जो सिपाही हमारे भर्ती होते हैं और ऑनरी कैप्टन तक जाते हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। सब मेरे मन में भी विचार आया है, लेकिन फिर मैंने अभी यहाँ पर भी देखा और मैंने सोचा, अरे मैंने कहा 25% लोग तो उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो 75% रह जाएंगे उनको अर्धसैनिक बलों में, किसी को बीएसएफ में, किसी को सीआरपीएफ में, किसी को एसएसबी में, किसी को आईटीबीपी में, किसी को हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस में, अन्य स्थानों पर हर राज्य उसको आगे लेकर आगे करेगा, और हमारे उत्तराखंड की बड़ी खेप जाएगी, देश की बड़ी खेप जाएगी। सारे लोग जो है सेना को देखेंगे नज़दीक से। तो कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी को लेकर देहरादून में उत्तराखंड में रन फॉर योगा रैली का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई। जो हमारा स्वस्थ रहने का जो पहला मंत्र है, उस मंत्र में हमारी योग जो हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में शामिल करें और स्वस्थ जीवन को अपनाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद योग के क्षेत्र में एकदम से घर घर तक योग पहुंचा है, पूरी दुनिया के अंदर योग पहुंचा है, और योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। ये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही संभव हुआ। बागेश्वर में भी योग दिवस को लेकर रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक नुमाई खेत से रन फॉर योगा कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर छात्र छात्राओं को रवाना किया। उन्होंने कहा, इसका मुख्य मकसद जनता को योग के प्रति जागरूकता का संदेश देना है। योगा जो 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसको इस बार जो है हमने पूरा एक 1 वीक प्रोग्राम रखा है, और 15 तारीख से लगातार हमारा जो है 1 घंटे का योगा प्रैक्टिस सेशन होता है। और इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए आज हमने रन फॉर योगा जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज हमने बनाई है, छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की, और एक मैराथन है, साथ साथ में अवेयरनेस भी है। विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने वाली दीपा गिरी के परिवार से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है। ये परिवार नैनीताल के बाहरी कृष्णपुरी क्षेत्र में किशन गिरी का है, जो एक किराए के मकान में रहता है। किशन गिरी की 3 बेटियों में दीपा सबसे छोटी है, जो 11 साल की है। परिवार सालों पहले अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के बगुना गांव से नैनीताल रहने के लिए आया था। नैनीताल में किशन ने पहले एक दुकान में काम किया, फिर कुछ समय पूर्व महाधिवक्ता कार्यालय में माली की नौकरी की। किशन की बड़ी बेटी नेहा 10वीं की छात्रा है, जबकि बीच वाली बेटी पूजा 9वीं की छात्रा है। दीपा के चयन के बाद परिवार में खुशी की लहर है और सभी उसके सफल होने की कामना करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो नेशनल तक पहुंच गई है। हमें इतना विश्वास नहीं था कि वो नेशनल तक पहुंचेगी। मैंने सोचा था कि शायद वो कर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उसकी जो ये एबिलिटी है वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मैं भी करना चाहूँगी, बट मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है उतनी, पर मैं थोड़ी बहुत उसके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह जब से हमें पता चला कि वो नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई है तो मैं उसे स्टेप्स करके बताती थी कि ऐसा कर, उसके बाद फिर वो पूरा अच्छे से करती थी मेरे। पौड़ी में जल्द ही लोक निर्माण विभाग अपना कैंप कार्यालय खोलने जा रहा है। ये दफ्तर पोखड़ा ब्लॉक में होगा।
अब निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ ही निर्माण कार्यों को इस क्षेत्र में गति भी मिल सकेगी। मंत्री जी ने जैसे लिखित में भी दिया है हमारे एचओडी साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, कि पोखरा में कैंप कार्यालय खोला जाए निर्माण खंड पौड़ी का। तो उसमें जो है सहायक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है, क्योंकि कैंप कार्यालय खोलने के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रहने का, वहाँ पर बैठने का, कुछ अभिलेख को रखने के, सुरक्षित रखने के लिए भवन वगैरह का। तो उसमें जैसे ही मेरे पास प्रस्ताव अभी 5-6 दिन के अंदर आ जाते हैं, तो हमें उचित कार्रवाई के लिए आगे शासन को भेजेंगे, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी जो उसमें धनावंटन करके कैंप कार्यालय खोलने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं और यात्रा को सरल बनाने के लिए हेली सेवा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि हेली सेवा के नाम पर ठगी का व्यापार करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। ये फर्जी वेबसाइट के जरिए भक्तों को शिकार बना रहे हैं। बाबा केदार के धाम जाने के लिए भक्तों की लंबी कतार जो बाबा केदार के दर्शन करना चाहती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से खासा इंतजाम किया गया। पैदल मार्ग के साथ साथ हेली सेवाएं भी चल रही हैं, लेकिन केदारनाथ यात्रा पर कुछ लोगों की बुरी नजर पड़ गई, जो लगातार भक्तों को ठगने का काम कर रहे हैं। दरअसल केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों की तरफ से पुलिस में ब्लैक टिकटिंग की शिकायत दर्ज करवाई गई। केदारनाथ धाम में 9 एविएशन कंपनियां कार्यरत हैं। हेली सेवा के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके बाद टिकट ब्लैक करने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी का ये व्यापार किया जा रहा है। लगातार जब से ये यात्रा शुरू हुई है, पुलिस को कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन तरीके से एजेंट्स के द्वारा इसमें चीटिंग की जा रही है। तो इस संबंध में अभी तक हमारे द्वारा 5 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें से 2 में गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मामला अभी STF में ट्रांसफ़र कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी हमारी कार्यवाही के दौरान। दरअसल केदारनाथ धाम के लिए गौरीकुंड से करीब 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसे आसान बनाने का काम हेली सेवा करती है। भक्तों की भीड़ होने की वजह से टिकट ब्लैक करने वाले गिरोह सक्रिय हुए थे, जिन पर लगाम लगाने का काम पुलिस कर रही है, तो वहीं STF मामले की जांच कर रही है। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।